Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and this video is all about general knowledge, which is more related for the environment section. As we know that there are 2 or 3 questions directly coming from this section in ITJ as well as in the NATA. So before we start, so these are the 2 batches which we have launched and dedicatedly for the 2020. So you can enroll it, and this time you will get 25% off till 31st of August. So the first question is which with reference to the threat of the earth's biodiversity consider the following statement. तो आपको बताना है कि जो अर्थ बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए कौन कौन थ्रेट है. फर्स्ट इज करंटली द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द 6th मास एक्सटिंक्शन विच इज फास्टर देन द प्रीवियस 5 एपिसोड. कि जो हमारा अभी जो चल रहा है इट इज़ द 6th मास एक्सटिंक्शन जो पिछले 5 से ज़्यादा फास्ट है ना, फास्टर देन. दूसरा है कि डोडो इज ए नाउ एक्सटिंक्ट. जो डोडो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको मैं. तो ये एक्सटिंक्ट है, तो आई थिंक आपने देख लिया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. सो अर्थ इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस. Recently, estimates suggest that the extinction threat up to 1 million species of the plant and animal, in large part because of the human activities. देखो, जो एक्सटिंक्शन होते हैं, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में इवोल्यूशन होता है उसका, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. और ये चीज़ ज़रूरी है. इससे क्या होता है, हमारी जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, इवॉल्व होता है. लेकिन लेकिन जो इस बार का जो ये मास एक्सटिंक्शन फेज चल रहा है, इट इज़ नॉट मोटिवेटेड बाय द नेचुरल फोर्सेस. इट इज़ मोर रिलेटेड फॉर द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. मतलब क्या है, आज से पहले हमारी अर्थ में 5 ऐसे फेज रहे हैं जहाँ पर मास स्केल के अंदर जो स्पीसीज हैं ख़त्म हो गई और नई स्पीसीज निकल का है. जैसा आपने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क. तो जो लास्ट फेज था इट वाज अबाउट द डायनासोर. तो वहाँ पर डायनासोर थे और एक एस्टिमेट के थ्रू 75% ऑफ द स्पीसीज जो पूरी अर्थ पर 75% जो स्पीसीज थी वो खत्म हो गई थी दैट टाइम. इसके पीछे रीज़न दिया जाता है कि मीटरोलॉजिकल यहाँ पर मीटोराइट का एक हुआ था. लेकिन जो ये वाला हो रहा है ये इंसानों की तरफ से हो रहा है. मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन है, या फिर मास स्केल हंटिंग की जा रही है, या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ देयर हैबिटेट. तो कैसा रीज़न है. अगर हम बात करें तो ऑडोवियन पहले कौन कौन से फेज रहे हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ सर. ऑडोवियन, सुलेरियन टाइम पीरियड, फिर डेवोनियन टाइम पीरियड, परमियन ट्रायसिक और ट्रायसिक जुरासिक. ठीक है. और ये होता है क्रेटेशियस. तो जो वाला पीरियड था यहाँ पर 65 मिलियन ईयर्स अगो. तो आप जानते हैं तो अराउंड 76% ऑफ द होल स्पीसीज ऑफ द प्लैनेट, तो ये सब खत्म हो गई थी इंक्लूडिंग डायनासोर. फिर एक तो पहला ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि दिस इट इज़ ट्रू. डोडो इज नाउ एक्सटिंक्ट. तो डोडो क्या है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. ये ऐसा हुआ करता था, अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है. इसके पीछे जितने भी जो थ्योरीज दी जाती हैं कि एक्चुअली मेडागास्कर एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, वहाँ पर पाया जाता था और वहाँ पर इंसान नहीं थे. सो कभी कभी क्या था, जब पहली बार इंसान वहाँ पहुँचे, जो इंसान थे वहाँ पर, क्या हुआ, डोडो डरता नहीं था इंसानों को देख के. उसको पता ही नहीं था, देखे नहीं था आज तक उसने. तो ये डरता नहीं था और इंसानों ने क्या किया, उसको मार क्या खाने लगे. विद इन 20 ईयर्स ये बोला जाता है कि पूरी की पूरी स्पीसीज खत्म कर दी गई. तो इसीलिए डोडो का जो वर्ड है बहुत फेमस है. और जितने भी कंजर्वेशन इफेक्ट्स आते हैं, जो भी इनिशिएटिव चलते हैं, तो इंसिग्निया इसी का यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज 1 and 2, दैट इज बोथ 1 and 2. ठीक है. तो ये और देख लेना, स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म. तो 6th एक्सटिंक्शन फेज प्रेजेंटली इज इन प्रोग्रेस. डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड इज दैट द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज एस्टिमेट टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर. मतलब 100 से लेके 1000 गुना ज़्यादा तेज है ना, टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स. ठीक है. और यहाँ पर कुछ और भी सम एग्जांपल ऑफ रिसेंट एक्सटेंशन इंक्लूडिंग द डोडो. ये मॉरिशस या फिर मेडागास्कर में हुआ करते थे, क्वेका. और इनको सर्च कर लेना एक बार नेट पे जाके, तो आपको थोड़ा देख के लग जाएगा. डिफरेंट टाइप के स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेंगे. फिर आता है सेकंड क्वेश्चन. द टर्म स्टोन लेप्रेसी इज रिलेटेड. क्या है स्टोन लेप्रेसी, क्या होता है? एक्चुअली ये गलत है ये वाले. इसका सिर्फ ABCD आपको यही जवाब देना है, विच इज़ द राइट ऑप्शन. तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करना भूल गया. सो लेप्रेसी दैट स्प्रेड अमंग ह्यूमन थ्रू स्टोन कैरिंग. कि जो लेप्रेसी है, स्टोन लेप्रेसी का मतलब वो होता है जो इंसानों में फैलता है पत्थर को कैरिंग करते हुए. सेकंड ऑप्शन है एक्यूट फ्रॉम द लेप्रेसी दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म हो जाती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. तीसरा होता है डैमेज कॉज्ड बाय टू रॉक एंड मार्बल बाय द एसिड रेन. एंड थर्ड ऑप्शन इज कि जो एसिड रेन होती है उससे पत्थरों पर या मार्बल के ऊपर जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं स्टोन लेप्रेसी. एंड द फोर्थ इज द डैमेज कॉज टू द बेड रॉक थ्रू एक्सेसिव सॉइल इरोजन. तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? राइट ऑप्शन इज सी, द डैमेज कॉज टू द रॉक एंड मार्बल बाय द एसिड रेन. तो आप ये देख लेना, एसिड रेन इफेक्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग. जो एसिड रेन होती है आप जानते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है. तो
ये मोन्यूमेंट पर भी इफेक्ट डालती है, इंसानों पर, स्पीसीज पर, लिविंग पर, सब पर डालती है। लाइक इचिंग हो जाती है या फिर एलर्जी हो सकती है, कैंसर हो सकता है एसिड रेन से। ऐसे ही जो मार्बल जो होते हैं या फिर हम बात करें जो मोन्यूमेंट्स हैं तो उनके ऊपर भी इफेक्ट डालती है एसिड रेन। तो एसिड इज कोरेसिव बाय नेचर, हेंस वाटर कंटेनिंग एसिड विल ऑल्सो भी नेचुरली कोरेसिव। तो उसके अंदर एसिड होता है तो उसको कोरेसिव पावर होती है। Even dry acid deposit in the air cause damage to the limestone, marble and the metals. Acid rain cause heavy damage to the monument and the other building containing limestone, marble and metal as acid quickly react with these substance. The damage caused to the rock and marble by acid rain is called as marble leprosy or stone leprosy. ठीक है, ये वर्ड याद रखना। स्टोन लेप्रेसी, स्टोन लेप्रेसी क्या होते हैं कि जो एसिड रेन की वजह से जो मोन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जो नुकसान होता है उसको बोला जाता है एसिड स्टोन लेप्रेसी या फिर मार्बल लेप्रेसी। जैसे इन इंडिया एसिड रेन वाज रिपोर्टेड टू कॉज डैमेज टू द वॉल ऑफ द ताजमहल इन आगरा। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा ताजमहल के ऊपर, उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज अ सिस्टम. These are functional independent units of nature which shows characteristic energy flow and nutrient cycle. तो आपको बताना क्या है इसकी जो दिया गया है, ये किसी की डेफिनेशन है. इट इज़ अबाउट इकोसिस्टम, निश या इकोलाइन या इकोटोन. अगर आपको ये सब वर्ड्स नहीं पता हैं तो मैंने इन्वायरमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको मुझे लिंक में नहीं दूंगा, सर्च कर लेना, लिखना इन्वायरमेंट डार्क जेनेसिस, तो यू विल गेट द लिंक ऑफ, यू विल गेट द वीडियो, जाकर देख लो. मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया हुआ है, 1 घंटे की वीडियो हो गया है सपोज, लेकिन आपको सारा क्लियर हो जाएगा. तो जो ये एग्जाम्पल जो ये दिया गया है डेफिनेशन, इट इज़ एन डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम. तो ठीक है, ए विल बी द आंसर. निश का मतलब क्या होता है? देखो, एक निश का मतलब होता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर एक स्पेसीज जो है उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है, उसी जो रोल को बोला जाता है निश. तो पढ़ो इसको. एन इकोलॉजिकल निश इज द रोल एंड पोजिशन अ स्पेसीज हैज इन इट्स इन्वायरमेंट, हाउ इट मीट्स इन नीड फॉर द फूड एंड शेल्टर. तो जो उसकी नीड होती है, जो एक पोजीशन है एक स्पेसीज का, जैसे इंसानों का है, इंसान कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे बच्चे पैदा करेंगे, लाइक हाउ इट रिप्रोड्यूस. सो स्पेसीज निश इंक्लूड ऑल ऑफ इट्स इंटरेक्शंस विद द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स टू द इन्वायरमेंट. ठीक है, आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा. इकोलाइन, इकोटोन का मतलब क्या होता है मैंने बताया. इकोटोन का मतलब क्या है? इकोटोन इज लाइक एक इन्वायरमेंट ये है, दूसरा इन्वायरमेंट ये है. ठीक है, तो ये वाला जो इंटरसेक्शन होता है, यहाँ के जो इंटरसेक्शन के अंदर जो स्पीसीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. लेट्स से इन दिस इज वन इकोसिस्टम एंड इट इज हैविंग 100 टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. दिस इज द बी इकोसिस्टम, इट इज हैविंग सपोज 150 टाइप ऑफ द स्पीसीज. जो यहाँ पर होंगे ये थोड़े डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं और उनकी जो नंबर ऑफ द स्पीसीज इज मच हायर, लाइक वो 400 के आसपास होगा. ठीक है, उसको बोला जाता है इकोटोन. जैसे मान के चलो एक रिवर है, एक रिवर आ रही है, इसको अगर लाइक दिस इज अ रिवर एंड दिस इज अ ओशियन. तो ओशियन क्या है? एक न्यू, दिस इज अ इकोसिस्टम. और जो रिवर इकोसिस्टम इट इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम. जो ये वाला रीजन होता है जहाँ पर ये दिस पार्ट, इसको बोलते हैं एस्चुरीज. ये इकोटोन का एग्जाम्पल है. यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि माइल्ड कंडीशंस होती हैं यहाँ पर. फ्रेश वाटर जो रिवर इकोसिस्टम है उसके स्पीसीज भी देखने को मिल जाएंगे, जो ओशन के इकोसिस्टम के स्पीसीज हैं वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इकोटोन. आई सपोज आपको आ रहा होगा. द फोर्थ ऑप्शन इज ताज ट्रेपेजियम जोन. TTZ is a measure taken by the central government to protect Taj Mahal from the adverse effect of air pollution. In the context which of the following statement is correct? अभी क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो TTZ है, ताज ट्रेपेजियम जोन है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, तो हमारी सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं. तो ये जो क्वेश्चन है इट इज मोर अबाउट द TTZ. क्या है? द TTZ हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958. AMASAR की जो ये आया है TTZ जो रिकॉग्नाइज किया गया, इस एक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड इज बिसाइड ताजमहल द जोन ऑल्सो कंप्राइज इज द मॉन्यूमेंट्स लाइक आगरा, फतेहपुर सीकरी एंड ऑल दिस थिंग. तो जो ये जोन है TTZ, ये ताजमहल के साथ साथ कुछ रीजन और भी इंक्लूडेड है, जैसे आगरा किला है और जो फतेहपुर सीकरी वाला फोर्ट भी इंक्लूडेड है. दोनों के आपको बताने हैं. द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट. पहला गलत क्यों है देखते हैं. देखो, रिसेंट कंटेक्स्ट क्या है. सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड द नॉर्दर्न रेलवे टू कट ओवर 400 ट्रीज इन द ताज ट्रेपेजियम जोन टू फॉर कंस्ट्रक्ट ऑफ एन एडिशनल रेल ट्रैक बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, कंडीशन ऑफ द मैंडेटरी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन. एक्चुअली क्या था, लास्ट ईयर की बात है, तो करीब 400 प्लांट्स को काटा जाना था, वहाँ पर रेलवे लिंक बनाना है दिल्ली टू आगरा का.
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, लेकिन आपको जो 400 जो प्लांट्स आप काटोगे, ट्रीज काटोगे, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको कहीं और पर उगाने पड़ेंगे डबल। तो उसको बोलते हैं मैंडेटरी कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई मान लीजिए कोई एक यहाँ पर एक दिस इज अ फॉरेस्ट और आपको यहाँ पर एक रोड बनानी है, और जो रोड के ऊपर ये बनाना पड़ेगा तो यू हैव टू कट डाउन द ट्रीज। सपोज यू कट डाउन 100 ट्रीज, तो कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन जो होती है इसका मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू प्लांट 200 लाइक मोर देन 2 times द प्लांट्स इन सम अदर एरियाज। तो उसको बोलते हैं कंपनसेट करना। ठीक है, तो ये बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर ईपी एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये याद रखना, इस एक्ट के थ्रू ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूटेड द ताज ट्रिपेजियम जोन पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी 1998। तो ये क्या है, TTZ क्या है, इज अ डिफाइंड एरिया ऑफ 10,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ ताजमहल टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन। ये एक ऐसा जोन है जैसे ये वाला है, दिस इज दिल्ली, दिस इज जयपुर, दिस इज आगरा। जो ये वाला जोन है इसको बोला जाता है ताज ट्रिपेजियम जोन। यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, पॉल्यूशन इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती हैं, या फिर ऐसा होगा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव चलाने होंगे जिससे कि जो ताजमहल के आसपास के जो इकोसिस्टम है वो सही रहे। TTZ इज सो नेम सिंस इट इज लोकेटेड अराउंड द ताजमहल। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ताजमहल के आसपास है। एंड इट शेप इज लाइक ए ट्रिपेजियम, तो उसकी जो शेप भी आप देखेंगे तो ट्रिपेजियम की तरह है, इसलिए इसको बोला जाता है। इट कंप्राइज मोन्यूमेंट इंक्लूडिंग 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइक ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। तो याद रखना, इसके अंदर ताजमहल के साथ साथ फतेहपुर सीकरी एंड आगरा फोर्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट थिंग। क्लियर है? यहाँ पर एक एक्ट के बारे में आई थी AMSAR, दैट इज एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट ऑफ 1958। इसके बारे में मैंने डाल दिया स्क्रीनशॉट, ये पढ़ लेना। ये क्या है, दी एक्ट प्रोवाइड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब ऐसी हेरिटेज मॉन्यूमेंट या फिर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो हमारे एज अ नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रिजर्वेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। इट प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविकेशंस एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्कल्पचर, कार्विंग एंड अदर लाइक ऑब्जेक्ट। इट वॉज पास 1958। तो ये ईयर इज इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। 1958 के अंदर ये पास किया गया था। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द मीट। इसमें क्या है, ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्कल्पचर है, एक हमारी साइट है, तो उसके 100 मीटर की रेंज में, लाइक आप 100 मीटर की रेंज में अराउंड द प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, वहाँ पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी फ्री। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने कुछ बना दिया, दुकान बना दी, घर बना दिया, ठीक है। इट डज नॉट परमिट कंस्ट्रक्शन इन सच प्रोहिबिटेड एरिया इवन इफ इट इज फॉर द पब्लिक पर्पज एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशन। तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं बना सकते हो, आप ये नहीं कह सकते पब्लिक कंडीशन के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए। हाँ, कुछ कंडीशन हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये अलाउड नहीं किया जाता है विद इन दी 100 मीटर पेरिफेरी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। द आइकॉनिक मॉन्यूमेंट इन इंडिया, ताजमहल, अजंता केव्स, सांची स्तूपा, सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क अमंग द डिजिग्नेटेड एंशिएंट, ये सब आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ द मॉन्यूमेंट। तो जो मॉन्यूमेंट कौन प्रोटेक्ट करता है इंडिया में? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कब आया था? 1861 में, ठीक है। ये ईयर भी याद कर लो। ये सब चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं, जीके ऐसे ही इंप्रूव होती है। आपको थोड़ी थोड़ी बार बार रिवाइज करते रहो तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ ग्रेजिंग फूड चेन इज करेक्ट। देखो, दो तरह की फूड चेन का मतलब क्या होता है। फूड चेन का मतलब होता है आप क्या खाना खाते हैं और आप खाना कैसे बनते हैं किसी और स्पीसीज का। मतलब आपका मतलब, मैं एक थर्ड पर्सन लेकर चल रहा हूँ, थर्ड एक स्पीसीज, लाइक सपोज करो दिस इज अ डियर। ये खाना क्या खाता है और ये खाना किसका कैसे बनेगा, ये जो चेन बताई जाती है इसको बोलते हैं फूड चेन। जैसा आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को कौन खाता है? लेट्स से चिकन खा लेता है उसको, है ना, तो उसको खाना हो गया। चिकन को कौन खा लेता है? लेट्स से इंसान खा लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, खाना कैसा खाना है और खाना कैसा बनना है, ठीक है। तो दो तरह की फूड चेन होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्रिस फूड चेन। और ये इन्वायरमेंट के अंदर मैंने बताया था, बाकी देख लेना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए प्लांट है तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? खाने को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये एनिमल कुछ होते हैं, इसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। जो हरे भरे सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। फिर उनको जो खाने वाले जो हर्बीवोर खाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कार्निवोर्स। और जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, उसको एक चीज़ और आती है, उसको बोला जाता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या फिर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का मतलब होता है प्लांट्स भी खा लेते हैं और स्पीसीज भी खा लेते हैं, है ना, मतलब वेज भी और नॉन वेज दोनों खा लेते हैं।
तो जो क्वेश्चन क्या है, इन ऑल ग्रेजिंग फूड चेन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर। यस, अगर ग्रेजिंग फूड चेन होती है तो सबसे ऊपर किसका होगा, प्रोड्यूसर ही होगा। ठीक है, हर्बीवोर्स आर ऑलवेज प्लेस एट द एंड ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन। हर्बीवोर्स आर ऑलवेज प्लेस एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स तीसरे पर नहीं होते हैं, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर कौन खाते हैं, हर्बीवोर खाते हैं। हर्बीवोर नॉन वेजिटेरियन को नहीं खा सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये देख लेना, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है स्टेट नंबर 1 एंड क्यों सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट दैट द अमाउंट ऑफ द एनर्जी डिक्रीज ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आ गया। प्रोड्यूसर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इनको बोलते हैं प्लांट्स या प्रोड्यूसर। फिर आते हैं हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, है ना, फिर टॉप कार्निवोर्स। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, फॉरेस्ट फायर्स आर अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट बर्न सरफेस वेजिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर। जंगलों में आग लगती है, उसको क्या करती है, उसका नुकसान क्या क्या होता है। देर इज अ लॉस ऑफ वैल्यूबल टिम्बर प्रोसोर्सेज, जो लकड़ी होती है उसको खत्म हो जाती है। यस, इट इज ट्रू। इट लीड्स टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन। यस, ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी दी बोथ। ठीक है, फिर इस तरह की आग लगती है, हमने देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते भी हैं, लगातार हो रही है। पहले शायद ये अमेजन फॉरेस्ट में थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, अभी फिर ग्रीस में भी हुआ था, और अभी शायद सुनने में आया है कि आई थिंक इट इज़ यूके या कहीं पर अभी लग रही है, रिसेंटली कल परसों की बात है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ट्रीट कंटेमिनेटेड सब्सटेंस। मतलब कोई एक पोल्यूटेड चीज़ है, उसको ठीक करने के लिए अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हो तो उसको बोला जाएगा बायो रेमेडिएशन। रेमेडी करना, उसको सही करना। दूसरा स्टेटमेंट इज टेक्निक यूज टू किल वायरस इन फूड स्टफ यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कि जो खाने के अंदर वायरसेस होते हैं उसको मारने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला जाता है, उसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। फिर आता है इट इज अ मैकेनिज्म डिवाइस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रिंकिंग वाटर। ये एक तरह का मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द प्लांट इन मेडिसिन। जो प्लांट मेडिसिन की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, उसकी जो पढ़ाई की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है, और उस फील्ड को बोला जाता है बायो रेमेडिएशन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। इट इज़ अ प्रोसेस विच यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ट्रीट कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेज। ठीक है, इसको पढ़ लेना क्या है, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ द यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, फिर आते हैं हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। while the national park is created to protect the habitat of a species, a biosphere reserve aim to protect an entire ecosystem। तो जो नेशनल पार्क है वो क्या प्रोटेक्ट करता है, कि स्पीसीज को प्रोटेक्ट करता है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या करता है, पूरे के पूरे एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर देयर कैन बी सो मेनी अदर स्पीसीज। सो नेशनल पार्क इज लाइक टू क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द वन स्पीसीज, हैबिटेट ऑफ ए स्पीसीज, उसी आसपास के जो रहते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व एम टू प्रोटेक्ट एनी एंटायर इकोसिस्टम। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, व्हाइल ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग आर परमिटेड नेशनल पार्क, दे आर प्रोहिबिटेड इन बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज, देखा जाए तो ये सही है, और जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या है, जो हम बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है। सपोज करो ये पूरा का पूरा एक रीजन है, ये वाला रीजन है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर क्या है, एक लेक है, यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर हम बात करें नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर टाइगर है, उसको प्रोटेक्ट करना है तो हम बोल देंगे टाइगर नेशनल पार्क। तो एक टाइगर जो नेशनल पार्क होता है, इट इज़ मोस्टली फॉर द वन और द टू और लाइक दोज स्पीसीज विच आर हैबिटेड दैट रीजन। और जो बायोस्फीयर के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा ही मिलाकर बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा क्वेश्चन आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग आर परमिटेड नेशनल पार्क। नहीं, नेशनल पार्क के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं ईजिली। तो उसके लिए अगर आपको रिसर्च करने के लिए जाना है तो यू नीड टू परमिशन फ्रॉम दी वार्डन ऑफ द स्टेट। और अगर आपको टूरिज्म करना जाना है तो टूरिज्म का छोटा सा सेगमेंट अलाउड होता है। लाइक उसमें क्या होता है, नेशनल पार्क के भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं 500 सेकंड सीरीज़ के अंदर, कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है और ये क्यों करे जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। इसका आप जाकर देख लेना,
कि मैंने इसकी डाल दी एक्सप्लेनेशन. सो बायोस्फीयर रिजर्व इज अ स्पेशल एरिया ऑफ द लैंड और कोस्टल एनवायरनमेंट इन विच मल्टीपल यूज ऑफ द लैंड इज परमिटेड बाय द डिवाइडिंग इनटू सर्टेन जोन. द नेचुरल और द कोर जोन. द नेचुरल और द कोर जोन कंसिस्ट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम. बफर जोन सराउंड द कोर एरिया एंड द मैनेज बाय थिंग. तो इसको मैं अलग से बताऊंगा पूरा का पूरा. बफर जोन क्या होता है, कोर रीजन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ अलाउड होती हैं. अच्छा, एक हल्का चलो अभी आप सुन ही रहे हो, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं. देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकते हो. सबसे नीचे आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, उसके ऊपर आता है नेशनल पार्क आता है, फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, अगर डिफरेंस देखना होगा तो नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है. नेशनल पार्क इज लाइक द प्रोटेक्टेड एरिया दैट देर इज नो एक्टिविटी अलाउड इन दैट रीजन. नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है जब तक अनटिल अनलेस द स्टेट वार्डन अलाउज इट. ये होती है डेफिनेशन नेशनल पार्क की. फिर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरिया बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अलाउड अनटिल अनलेस द वार्डन डिक्लेयर इट दैट इट हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड. समझ में आया. नेशनल पार्क के अंदर जब तक वार्डन ना बोले वो चीज़ अलाउड की जा सकती है और बाकी बंद रहेंगी. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होता है, सब कुछ अलाउड होता है जब तक वार्डन मना ना करे. ठीक है, इसको मैं अलग से बताऊंगा पूरी वीडियो के अंदर कि क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें. अच्छा, एक इसको अगर मैं यहाँ पर अगर बात चले बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आपको ही पता होगा कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व ये मैप के नाम से एक प्रोजेक्ट चलता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व आपको बताना है कि इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन इसको रेगुलेट करता है. ठीक है, इंडिया के अंदर टोटल कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और इंडिया के अंदर 18 में से जो 12 टाइगर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. ठीक है, वो सब पता होना चाहिए कौन सा था. तो आप मुझे बताओ कि मैन एंड जो किसकी इनिशिएटिव है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, पहला क्वेश्चन है. और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो 12th जो नेशनल जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड हुआ है उसका नाम क्या है. ठीक है, गूगल का फ़ायदा उठा सकते हो आप, लेकिन मैं चाहता हूँ पता करो. So question number 9 is with reference to the Earth Summit, consider the following statement. It is a United Nations Conference on Environment and Development that took place in 1992 in Rio de Janeiro. First statement. Second is Agenda 21. A non-binding action plan was an outcome of this summit. तो एजेंडा 21 के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो आई थिंक फरवरी में हुआ था, फरवरी में, हाँ, तो पूछा जा चुका है. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो बताना है आपको. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो द राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2. पढ़ लेते हैं इनके बारे में. द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट, UNCD, ऑल्सो नोन एज रियो द जेनेरो अर्थ समिट और द रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस, was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from 3rd to 4th June 1992 में. क्या काम था इसका? Its aim was to put the concept of sustainable development. देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिबेट बहुत बड़ी है और ये क्यों आया था इसको भी मैंने बस बताया है आपको एनवायरनमेंट सेक्शन वाले पार्ट में. एक वीडियो अवेलेबल होगी और वो देख लेना. बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो. ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ ही बना दिया कि एक्सप्लोर करके रिसोर्सेज को जो कि इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ना हो. At the forefront of our concern and seek common action to protect the planet from the environment degradation that even threat to the climate change, to the global climate. Statement number 2 is also correct. The 3 Rio Convention जो 1992 की जो कन्वेंशन हुआ था उसमें 3 कन्वेंशन निकले, समिट में 3 कन्वेंशन निकले थे. पहला क्या आया था? ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड डेजर्टिफिकेशन, ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम द 1992. ठीक है, each instrument represent the way of contributing to the sustainable development goals of agenda 19 of the agenda 21. The 3 conventions are intrinsically linked, operate in the same ecosystem and addressing independent issues. जैसा आप देखेंगे UNCCD क्या है? कन्वेंशन UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन. ये क्या काम करता है? जो जमीन खराब हो रही है, जो डेजर्टिफाइड हो रही है, उसको ठीक करने की बात करता है. ठीक है, और the 3 is like operating the same ecosystem. बायोडाइवर्सिटी वाला कन्वेंशन क्या काम करेगा? ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा. क्लाइमेट चेंज वाला क्या काम करेगा? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम कैसे किया जा सके, अगर कम हो रहा है उसको फिर मिटिगेट कैसे करा जा सके, अडॉप्ट कैसे किया जा सके. ठीक है, एजेंडा 21 इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है,
तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अप्लाइड टू द कंट्रोल द व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि जो एयर पोल्यूशन होता है, व्हीकुलर का मतलब जो गाड़ी से या व्हीकल से जो एयर पोल्यूशन होता है उसी को बोलते हैं व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। उसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है यूज ऑफ द लेडेड गैसोलाइन। सेकेंड ऑप्शन रिड्यूस सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल। फिर आता है डिस्करेज द यूज ऑफ द कैटलिस्ट कन्वर्टर इन व्हीकल। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज यूज ऑफ मेथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। डिफिकल्ट नहीं है, ये आपकी क्लास 12th की जो आई थिंक लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं, लास्ट के 4 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, तो इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, ये पढ़ लेना, उसी में से लिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, बट बिफोर वी प्रोसीड एक बार हम देख लेते हैं क्या है। देखो ये बोला जाता है कि मेजर टू कंट्रोल व्हीकुलर पॉल्यूशन इंक्लूड क्या, यूज ऑफ अनलेडेड गैसोलाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा लेडेड गैसोलाइन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं अनलेडेड चाहिए। ठीक है, सो इट कुड रिड्यूस द इमिशन ऑफ द CO, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स and significant decrease the quantity of the vehicle exhaust particulate matter by 60%. So one statement is not correct. वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, leaded, तो कौन से अनलेडेड है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर आता है यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। अगर पेट्रोल या डीजल हम यूज करते हैं तो सल्फर कंटेंट शुड बी एज पॉसिबल एज मिनिमम। ठीक है, तो कम अगर सल्फर कंटेंट होगा तो पोल्यूशन कम होगा। सो द नेक्स्ट इज यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स। तो ये भी यूज़ किया जाता है। देखो होता क्या है, जब पेट्रोल या डीजल को हम बर्न करते हैं तो उसके अंदर अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, और जो ये कन्वर्टर्स होते हैं ये अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वाइल कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स आर चेंज टू द कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस, तो उसका क्या होता है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। यूज ऑफ मेथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल के अंदर मिथेनॉल ऐड कर देते हो तो उससे भी हमारा जो इमिशन है, व्हीकुलर पॉल्यूशन है, वो भी कम हो जाता है। मिथेनॉल इज ए प्रोमिसिंग फ्यूल एज इट इज क्लीन, चीपर देन फॉसिल फ्यूल एंड गुड सब्स्टिट्यूट टू हैवी फ्यूल। जो मेथेनॉल होता है ये साफ होता है, चीपर होता है, फॉसिल मतलब जो कोयला पेट्रोल से बेटर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर हैवी फ्यूल्स। A study in which methanol was blended with petrol and used in existing BS4 standard cars found that carbon dioxide emission had reduced substantially। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो इमिशन है काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन थे ये, आई सपोज आपको सही आया लगा होगा। बट अगेन अगर आप 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे 2 कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन प्लान एंड द एडवांस प्लान। ठीक है, इसका जो लिंक कहाँ से मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। So thank you for this thing and see you in the next video. Bye bye.